अनचाहा विवाह में प्यार भाग 38। ईशा, मुझे घूरने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है। ईशा राघव की बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और चुपचाप नाश्ता करने लगती है। राघव नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। ईशा भी काम निपटा कर अपने कमरे में चली आती है। ईशा को याद आता है कि आज ज्योति को लेकर उसे मार्केट जाना है। वो अपना पर्स लेकर और कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आती है। ईशा नीचे आकर मधु जी की तरह देखकर, चाची हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, आज ज्योति को स्कूल हम ही लेने के लिए जा रहे हैं, उसे कुछ सम्मान लेना है तो शाम को आते हुए लेट हो जाएगा हम दोनों को। ईशा की बात सुनकर मधु जी हाँ मैं सर हिला देती है। ईशा वहां से चली जाती है। राहुल ऑफिस पहुंचता है। राघव उसे सारी सच्चाई बता देता है। राहुल हैरान था कि अंजलि और मानवी दिखने में अच्छे घर की लग रही थी, वो दोनों इस तरह का काम कर सकती हैं, यह तो उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया। राघव राहुल को यह नहीं बताता है कि कोई ऐसा है जो उसकी कंपनी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ईशा अपने कार को ऑफिस के बाहर पार्क करती है और अंदर चली जाती है। ईशा को देखकर विनीत उसकी तरफ आता है। ईशा विनीत की तरह देखती है। मैडम, जो पता चला हमने आपको भेज दिया और उसे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं चला। वहाँ एक छोटे बच्चे का हाथ में पहनने वाला कुछ मिला है, वो उसके ड्रॉ में रखा हुआ था, हम यह सोचकर लेकर आ गए थे यह आपकी कुछ मदद कर सकता है तो। विनीत ईशा को नजरिया वाला काले छोटी मोती जो काले धागे में बंधे हुए थे, ईशा वो हाथ में लेकर याद आता है यह उसी का था, बचपन से सिर्फ एक हाथ में यह पहना हुआ था उसके। ईशा उसे मुट्ठी में बंद करके सीने से लगा लेती है। खुद के आंसू को काबू में करके वो विनीत की तरफ देखकर, ठीक है तुम जाओ, आज दोपहर को एक केस है तो हम उसी के बारे में थोड़ा पढ़ना है, तो तुम जाओ अपना काम करो। विनीत हाँ मैं सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। विनीत के जाते ही ईशा की आंख में आंसू निकल आते हैं। ईशा उसे ब्रासलेट की तरह देखती है, फिर रोते हुए, पता नहीं था कभी हम अपने सगी परिवार वालों के बारे में पता चल पाएगा। हमारा भाई जो जुड़वा है हमारे, और वो अपनी बहन मतलब हमें ही ढूंढने में लगा हुआ है। अगर यह बात आदित्य को पता चल गई कि उसकी बहन और कोई नहीं हम ही है, तो वो कितना खुश होगा ना। सही समय आने पर हम आदित्य और बाकी सबको आदित्य की बहन की सच्चाई बता देंगे और अपने सगी माँ बाप से यह भी जान लेंगे क्यों हमें इस तरह एनजीओ में छोड़ा, क्या बेटियां इतनी बोझ होती है। ईशा रोने लगती है। राहुल राघव के केबिन में आता है। राघव राहुल की तरह देखकर उसे एक एड्रेस देकर, तुम इस जगह जाकर देखना है कि काम कैसा चल रहा है। यह कंपनी के मालिक राठौड़ साहब हमारे कंपनी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, पहले पापा से यह कांटेक्ट रहते थे, अब हमारी कंपनी से, इसलिए काम बेहतर होना चाहिए। राहुल हाँ मैं सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। बाहर आकर वो अपनी स्कूटी लेकर उस एड्रेस पर निकल जाता है जो राघव ने दिया था। दोपहर हो चुकी थी। एक केस के सिलसिले में ईशा कोर्ट आ गई थी। साथ में विनीत भी आया था। विनीत ईशा से ट्रेनिंग ले रहा था, इसलिए उसके साथ रहकर वो सीखना ही था। यह केस एक पत्नी ने किया था अपने पति पर कि उसके पति का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है और उसकी सास उसे दहेज के लिए पीड़ित करती है। ईशा के इन 3-4 सालों में ही वकील में बहुत नाम कमा लिया था, क्योंकि ईशा हमेशा सही का फैसला लेती थी। अगर उसके क्लाइंट गलत है तो वो हारना मंजूर था, पर बात सही की ही करती थी। आज ईशा पूरे जोश के साथ यह केस लड़ रही थी। बहुत सबूतों को पेश किया गया था। विनीत ईशा के हाव भाव और उसके सवाल पूछने का तरीका सब देख रहा था। सभी सबूतों और गवाहों के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। उस औरत ने अपने सास पर दहेज के झूठे नाम लगाए
थे, इसलिए उसे हमेशा अपनी सास की सेवा करनी होगी। यह कोर्ट का फैसला था और वो आदमी जिसका सच में बाहर चक्कर चल रहा था उसका भी जज साहब फैसला सुनाते हैं। ईशा की तरफ वो वृद्ध महिला आती है जो दहेज का नाम लगा था। वो ईशा की तरह हाथ जोड़कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, हमने सोचा आप हमारी बहू के साथ वाली वकील हैं, इसलिए आप हमारे पक्ष की जगह हमें फंसाने की कोशिश करेगी। ईशा उनकी बात सुनकर, आंटी वकील एक सही फैसला के लिए होते हैं, ना कि अपने क्लाइंट को गलत होने पर भी जिताने के लिए। अगर आपकी बहू गलत है तो उसे भी सजा मिलेगी, अगर सास गलत है तो उसे भी। अगले भाग में